हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि ये क्लास आपकी जीके की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित क्या दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। चलिए दोस्तों, जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। देखिए, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं और आपका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। चलिए बताना है कि इंडिका नामक ग्रंथ की जो रचना किया है वो किसने किया है। यहाँ पर जवाब देना है। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना, पहली बार जुड़े हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों दिया है, इंडिका नामक ग्रंथ की जो रचना किया है वो किसने किया है। आपका जवाब इनमें से क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर टू की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, मेगस्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और इस ग्रंथ में पाटिलपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और 10 राजाओं के बीच एक 10 राज्य युद्ध हुआ था, 10 राज्य युद्ध कहते हैं, ये किस नदी के तट पर हुआ था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 3 नंबर में। जो आपका 3 का ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों 3 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा सी नंबर है आपकी पारूसड़ी नदी। कौन सी नदी? पारूसड़ी नदी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा, 10 राज्य युद्ध में सुदास की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ ये कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपके लुम्बिनी में हुआ था, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, लुम्बिनी आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और ये जो हुआ था, है ना, कहां पर? क्षत्रिय कुल में यहाँ पर हुआ था, शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों विक्रम संवत पूछा है तो विक्रम संवत ही बताइएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों जो आपका 57 ईस्वी पूर्व है, क्या है? सॉरी 57 ईस्वी। याद रखिए, इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, 57 ईस्वी बनेगा। ईस्वी पूर्व में, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर 78 ईस्वी होता है। और अगर आपका होता है यहाँ पर विक्रम संवत दिया है ना, विक्रम संवत, अगर शक संवत होता 78 ईस्वी होता, हाँ यहाँ पर ऑप्शन पहला वाला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर विक्रम संवत पूछा और विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है 57 ईस्वी पूर्व माना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर शक संवत होता तो हम लोग 78 ईस्वी कहते, ईस्वी कहते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त शासकों की जो राजकीय भाषा थी, है ना, क्या थी बताइएगा। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा या राजकीय भाषा थी, इनमें से क्या हो जाएगा 6 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन देखिए 5 हैं, याद रखिए, गौर किया होगा। देखिए आपका ABCDE 5 ऑप्शन वाली आपकी सीरीज है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे इनके शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था। मतलब दोस्तों देखा जाए यहाँ पर कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? कहेंगे आपका कोई ऑप्शन नहीं है। जब कोई ऑप्शन नहीं है तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इनके शासकीय भाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत थी। याद रखिएगा, संस्कृत यहाँ पर हो जाएगा, संस्कृत इनकी राजकीय भाषा थी। इस कारण से ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ई नंबर आपको लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट होता है कि भैया जो इस वंश है अर्थात गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। चलिए बताना है कि एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। 7 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 7 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। याद रखिएगा, ये हैं आपके कृष्ण प्रथम। कौन है? कृष्ण प्रथम आपका जवाब बिल्कुल हो जाएगा। ये कैलाश मंदिर एक शिव मंदिर आपका है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रकूट शासक हैं कौन? कृष्ण प्रथम। कभी कभी ये पूछ लेता है किसने बनवाया था या कौन से शासक ने, तो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसके पहली बार पूछा गया था। मतलब ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, याद रखिएगा।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। चलिए यहाँ पर 8 नंबर का जवाब देना है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, वो आखिर कब किया था दोस्तों, कितनी बार किया। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। दोस्तों जिसका भी आ रहा है बी नंबर, 17 बार किया था, याद रखिएगा 17 बार स्टार्टिंग किया था 1009 से किया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि 1027 तक ये लगातार दोस्तों 17 बार इसने युद्ध किया था। दोस्तों याद रखिएगा, इसका मूल उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना, है ना, मूर्ति पूजा को समाप्त करना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 को ऑप्शन यहाँ पर देना है। आप कहेंगे सर 9 को ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, जो आपके इल्तुतमिश हैं। वास्तविक लगा दिया ना, जब वास्तविक लगा दे तो आपको लगाना है क्या, यहाँ पर इल्तुतमिश लगाना है, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन जो आपके थे वो संस्थापक एक प्रकार से वास्तविक नहीं मानाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया। देखो हमेशा पूछा जाता था सबसे ज्यादा, है ना, जो कि तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा राज किया था, लेकिन यहां पर पूछा है सबसे कम। और जब सबसे कम दिया है तो आप कहेंगे ये जो आपके खिलजी हैं दोस्तों, याद रखिएगा खिलजी ने सबसे कम मतलब 30 वर्षों तक शासन किया था, याद रखिएगा। अगर पूछे सबसे ज्यादा तो आप कहेंगे तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक शासन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभाजित था। बताना है कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभाजित था। दोस्तों यहाँ पर आंसर है तो ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा सी नंबर 15 हो जाएगा। आप लोग थोड़ा फास्ट ही जवाब देना है ना, क्योंकि आंसर आपको नीचे भी आपको क्वेश्चन दिख जाता है। तो आप लोग प्रयास करें कि आप लोग थोड़ा फास्ट जवाब देने का प्रयास करें। हम भी थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके सीरीज में 100 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो आप लोग थोड़ा फास्ट जवाब देना है ना। और भैया वीडियो को भी लाइक शेयर इतना करिए कि आपको लगे कि नहीं हाँ इस क्लास में इस प्रकार से क्वेश्चन है, ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की तैयारी को दोगुना यहाँ पर कह सकते हैं कि फोकस मिलेगा। तो भैया आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना। यहाँ पर जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों दिया गया है अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है 12 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं सुमेलित है। देखिए पहला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है पुर्तगाल ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ पर किया था, आपके कोच्चि में किया था। चलिए डेनिश ने आपके त्रैंकोर में किया था, डचों ने किया था मछलीपट्टनम में किया था। यहाँ पर दिया गया है फ्रांसीसी। दोस्तों फ्रांसीसी अगर बात करते हैं तो भैया आप बताइएगा फ्रांसीसी ने कारखाना ये आपके कहाँ पर, तो इनका प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित हुआ था, जो कि 1668 में, कब 1668 में हुआ था, ना कि कालीकट में। इस कारण से ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर आपका गलत हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज इनमें से कौन था। चलिए बताइएगा कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज इनमें से कौन था, 13 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था, यहाँ पर देखिए आपका दिया है कैप्टन हॉकिंस टॉमस रो, लेकिन इनसे पहले भी एक और आया था। इससे पहले आया था दोस्तों ये है आपका जॉन मिंडेल हॉल। कौन है, जॉन मिंडेल हॉल है ये दोस्तों भारत आने वाला अंग्रेज यात्री, जो कि जॉन मिंडल है। और ये आया था कब, तो आपके दोस्तों 1597 में आया था, 1597 में, जो कि स्थल मार्ग से, कहाँ से, स्थल मार्ग से आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको सी नंबर है यहाँ पर देना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, जवाब देना है। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर जहांदार शाह, है ना, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों जो मुअज्जम है, मुअज्जम को क्या कहते थे, मुअज्जम को शाह बेखबर कहते थे। वहीं पर जो आपका मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जानते हैं। और भैया जो आपका फर्रुख सियर है, फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता था। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल का अंतिम नवाब इनमें से कौन था। बंगाल का अंतिम नवाब इनमें से कौन था, क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बंगाल का अंतिम नवाब था इनमें से, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर है मुबारक उद्दौला। क्या है, मुबारक उद्दौला, जो कि 1770 से लेकर 75 तक ये बंगाल का अंतिम नवाब था, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर दोस्तों याद रखिए ए नंबर हो जाएगा। उस समय एक न्यायाधीश थे, आपने सुना होगा एलिजा एम्पे। इन्होंने
एल्जा एम्पे ने इन्हें बेताल की संज्ञा दिया था। ठीक है, एल्जा एम्पे ने इसे बेताल की संज्ञा दिया था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है फर्स्ट वार ऑफ इंडिया, क्या दिया है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की जो रचना किया वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 16 का ऑप्शन बनेगा ई नंबर, दोस्तों याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा, यहाँ पर 16 का ऑप्शन ई बनेगा। दोस्तों इसमें से आपके वी.डी. सावरकर, है ना, वी.डी. सावरकर थे, और भी कोई थे क्या। चलिए यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, दोस्तों याद रखिए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लिखा किसने था, ये लिखा था दोस्तों याद रखिएगा वी.डी. सावरकर। किसने लिखा था, तो आपकी ये पुस्तक लिखा था वी.डी. सावरकर, याद रखिए वी.डी. सावरकर ने लिखा था, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी। वेद समाज की जो स्थापना किया वो किसने किया था। यहाँ पर दोस्तों आपको जवाब देना वेद समाज, और वेद समाज की स्थापना जो किया था दोस्तों नोट करिएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री धरलू नायडू। कौन है, श्री धरलू नायडू ने किया था, और इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है ना, इन्हें दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान की गई है। ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर में, तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है आपके बक्सी जगबंधु। कौन है, बक्सी जगबंधु, जो कि उड़ीसा में हुए पाइका विद्रोह, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है 19 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर बताना है आपका इनमें से क्या हो जाएगा, बंगाल गजट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, यहां पर दिया गया बंगाल गजट, मतलब बंगाल गजट आपका जेम्स ऑगस्ट हिक्की हो जाएगा। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, बंगदूत राजा राम मोहन राय है, बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन है। मतलब ये तो सभी आपके सही हैं, है ना। यहां पर आप कह सकते हैं सभी युग्म यहां पर सही सुमेलित हैं, और जब सही सुमेलित है इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी सही होना चाहिए। इनमें से सभी सही हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इनमें से सभी। यहाँ पर देखो नहीं दिया है और इनमें से कोई नहीं, मतलब ये हुआ कि ये सभी आपके यहाँ पर अपने आप में सही हैं। इसका मतलब आप ए लगा दिए क्योंकि नहीं के हिसाब से पूछा है और ये सब आपके सही हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर से हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा उपरोक्त में से सभी युग्म आपके सुमेलित हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना जो कि घोषणा की गई थी वो किसके तहत की गई थी। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा संभल कर आपको आंसर देना है क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज में आपके 5 ऑप्शन है, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है। दोस्तों 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपकी घोषणा हुई थी, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में आपका हुआ था, है ना। और 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, दोस्तों याद रखिएगा। और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहते हैं। चलिए बताना है कि भारत में न्यायिक सेवा का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों ये है आपके कौन, यहाँ पर जवाब देना है आपका वॉरेन हेस्टिंग। याद रखिएगा कि भारत में वॉरेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। दोस्तों इसने किया क्या था, इसने सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया था, इसलिए इसे न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई, यहाँ पर जवाब देना है 22 नंबर में। भैया आप कहेंगे सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में जो मिलाया जाना ये कब हुआ था, तो 1843 में। कब हुआ था, 1843 में हुआ था। अब यहाँ पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये 1845 से 46 में हुआ था, ठीक है, 1845 से 46 के बीच आपका हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया है तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध ये कब हुआ था, तो दोस्तों तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 86, क्या 1885 से 86 के बीच आपका हुआ था। यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह जो आपका था ये अधिनियम 1856 में, कितने में, 1856
1956 में हुआ था। अब आप क्या जवाब देंगे? तो यहाँ पर दोस्तों आप जवाब देंगे कौन सा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, यहां पर दिया है कि कौन सी घटना सबसे बाद में हुई, और सबसे बाद में दोस्तों मिल गया है, देखिए यहां पर तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, ये सबसे बाद हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? यहां पर 23 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा में जो स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1870 में हुई थी। MG रनाडे, जीवी जोशी और SS चिरकुडल ने थे। मतलब यहां पर दोस्तों देखा जाए तो भैया यहां पर ए भी सही है, बी भी सही और आपका सी भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन मिला है इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक, यहां पर आंसर आपका ई नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइएगा, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे इनमें से कौन थे? अब आप कहेंगे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की अगर बात कर लेते हैं तो आपका दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज यूले, देखिए लगभग सबका जवाब आ गया है क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और हमेशा पूछा गया है। तो जॉर्ज यूले जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। और ये 1888 में है ना, 1888 में दोस्तों इलाहाबाद में जब आयोजित हुआ था कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब घोषणा पूछे तो घोषणा बताना है ना। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? यह विभाजन प्रभावी हो गया था, लागू हो गया था। तो यहां पर ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? बताना है कि लंदन में कर्जन वायली की जो हत्या किया था वो किसने किया था? तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका बनेगा मदन लाल ढींगरा। कौन है? मदन लाल ढींगरा यहां पर आंसर है, राइट हो जाएगा। गोली मारकर हत्या 1909 में कर दी थी। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताना है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों याद रखिएगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है ना, ये हुआ था 1920 के अधिवेशन में। किसमें? 1920 के अधिवेशन में आपका हुआ था। और 1920 का अधिवेशन हुआ था नागपुर में हुआ था, है ना, नागपुर में हुआ था। और पूछा गया है भैया अध्यक्षता में, तो अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था? याद रखिएगा नागपुर में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। कौन है? विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तुत किया था। किसने? CR दास ने प्रस्तुत किया था, जो कि ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है। CR दास जब नहीं दिख रहा है तो आप ऑप्शन क्या करेंगे, यहाँ पर ही करेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें मालूम है तुक्का तो इससे मारेंगे, या तो ये मारोगे भी मारोगे जो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर प्यारा दे दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो आप आंसर लगा दीजिए यहाँ पर नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपके कौन थे? CR दास ने प्रस्ताव पारित किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं सुमोरिनी के रोम मार्च से की गई है। तो बताइएगा यहाँ पर आंसर जो ये सब दिया गया है किसने किया है? यहाँ पर 28 नंबर में जवाब देना है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं? हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन हो जाए। क्यों भैया? यहाँ पर दोस्तों याद रखिए जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह किया गया था दांडी मार्च, इनके विषय में ये जो तुलना किया है, अर्थात जो शब्द दिया है तुलना, ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? ये जो शब्द किया है वो आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अर्थात आप कहेंगे सर यहाँ पर तो कोई नहीं है, अर्थात इनमें से एक ऑप्शन जरूर दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भैया जिस प्रकार से नेपोलियन ने पेरिस यात्रा किया, जिस प्रकार से सुमोलिनी ने रोम मार्च किया था, है ना, उसी प्रकार गांधी जी दांडी मार्च किया था। ये तुलना आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों बताइएगा कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या थी वो आपकी कितनी थी? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देना है 29 नंबर में। दोस्तों 29 को ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा 5, कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा। इन 5 में से दोस्तों आपके मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। इसको तो हमने बहुत बार पढ़ाया है ना। ये क्लास आपको डेली हम 7 बजे देते हैं और 7 बजे ही क्लास आपकी होती है, याद रखिएगा। तो दोस्तों समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है 30 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ये है भैया चार्ल्स मैडकॉफ। कौन है? चार्ल्स मैडकॉफ हैं। इन्होंने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया था, इसलिए इन्हें समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। चलिए, जय हिंद भैया, जय हिंद। तो दोस्तों बताना है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। 31 का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या होगा। यहां पर जवाब हो जाएगा भैया कौन सा, उषा मेहता भी थे, राम मनोहर लोहिया थे और अरुणा आसफ अली थे। कौन कौन? याद रखिए, अरुणा वासफ अली थे, राम मनोहर लोहिया भी थे और उषा मेहता भी थे। तो इसका मतलब ऑप्शन इनमें से क्या होगा, ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक, इसको ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका ई नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। देखो ये सीरीज आपके मेमोरी को थोड़ा फास्ट करेगी, आपके मेमोरी में लगा हुआ जंग को दूर करेगी और आपके अंदर कह सकते हैं एक प्रकार अलग प्रकार की एनर्जी आएगी, है ना। याद रखिएगा, इसमें से आपको बहुत चीजें आपको मिलेंगी। यहां पर लगता है लेकिन एग्जाम में थोड़ा और मजा आएगा, ठीक है ना। दोस्तों यहां पर गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर 1931, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर 1931 आपका आंसर है राइट हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। जय हिंद भैया, जय हिंद। दोस्तों ये दिया गया है कि किस ग्रह के दिन का मान और अक्ष का जो झुकाव है पृथ्वी के समान है। यहां पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है भैया आपका मंगल ग्रह, है ना। मंगल ग्रह ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा, आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को भैया बताइएगा कि जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति होती है इसे किस नाम से जाना जाता है। यहां पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, 33 नहीं 34 को ऑप्शन देना है और 34 को ऑप्शन दोस्तों यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, ये है भैया आपका जीरोफाइट। क्या है यहां पर जीरोफाइट होता है जो भैया आपके उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति होती है, उसे जीरोफाइट कहते हैं। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली अगर घास होती है वो ट्रेपोफाइट होती है, नमकीन क्षेत्रों में उगने वाली होती है वो हेलोफाइट होती है और कड़ी चट्टानों पर उगने वाली होती है उसे लिथोफाइट कहते हैं। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। वर्मी कल्चर का जो संबंध है वो आपकी किससे है, आप कहेंगे सर केचुआ पालन से है, तो ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। पिसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से और सेरी कल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन को लॉक करना है। तो टिहरी है आपके भागीरथी, है ना, और भागीरथी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका भिलांगना, कौन सा, यहाँ पर याद रखिएगा कि टिहरी बांध परियोजना आपके भागीरथी नदी एवं भिलांगना नदी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर 36 में आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थापित है। यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन का कार्य यहाँ पर होता है, उत्तराखंड में है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है आपका 37 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है भैया आपका सिक्किम, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आपका उत्तर प्रदेश तो आपका सबसे ज्यादा रहेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित है। क्या कौन सा सुमेलित है दोस्तों 38 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वन अनुसंधान कहाँ पर है, आप कहेंगे देहरादून में है। शुष्क वन अनुसंधान दिया गया है, शुष्क वन अनुसंधान ये आपके जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये आपके शिमला में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ होगा, ये आपके लखनऊ में होगा। कहाँ पर होगा, ये आपके लखनऊ में होगा, याद रखिए ये आपके लखनऊ में है, इस बात को याद रखिएगा, अगर गलती हो जाएगा
याद रखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान कानपुर में नहीं है, ये आपके लखनऊ में है। अब आपके पास ऑप्शन तो भैया एक और मौजूद है ना, क्या मौजूद है, इनमें एक से अधिक आपका सही है, मतलब ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ई नंबर, इनमें से एक से अधिक सही है। अब इनमें से 3 सही एक गलत है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर ई मौजूद है तो ऑप्शन लगा देंगे राइट। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका 39 नंबर में, तो 39 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। ये 2005 में पारित किया गया था। कब है, 2005 में दोस्तों ये पारित किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आपको मिलेंगे। चलिए हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज वाले टाइपिंग आपकी है ना, इसमें से थोड़ा कंफ्यूज वाला है। अभी एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को देखते हुए हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या है आपको घुमाने का प्रयास करते हैं। अगर आप इसमें से हीरो हो गए तो समझिए कि आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दोस्तों बताना है विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है। 40 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 40 का ऑप्शन यहाँ पर लगभग सही है, ये है आपका बी नंबर गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात में किया गया था, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे बीसीसी है ना, बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 41 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा, ये है आपकी मीराबाई चानू। कौन है, मीराबाई चानू को दिया गया था, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन जो किया है वो आपके भोपाल में किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों 43 को ऑप्शन देना है, आपका जो जवाब बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 43 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है। दोस्तों यहाँ पर 43 नंबर की अगर बात करते हैं तो जवाब लगभग सभी का सही आ गया है। यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पर और ध्यान दिया जाए, क्या ध्यान दिया जाए कि भैया यहाँ पर इनमें से एक से अधिक, अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर बताया था भैया कि भैया जम्मू कश्मीर में तो आपको मिले ही मिले हैं, और मिले हैं कहाँ पर, राजस्थान में मिले हैं। कहाँ पर, राजस्थान के नागौर में मिले हैं। हमने आपको बताया भी था, जब ये क्वेश्चन मिला था तो हमने कहा था जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब दूसरा स्थान आपका राजस्थान में भी आपके मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक से ज्यादा आपके ऑप्शन है, और एक से ज्यादा ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन ए नंबर लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें से 45.03 लाख करोड़ रुपए खर्च का बजट रखा गया है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है कि हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर दोस्तों जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, सही सुमेलित आपसे पूछा गया है। चलिए, फाल्गु चौहान आपके मेघालय के हैं, ना कि सिक्किम के हैं, है ना, ये आपके मेघालय के हैं, याद रखिए ये आपके मेघालय के हैं। अगर आपसे पूछे भैया कि जो आपके शिव प्रताप शुक्ल हैं ये कहाँ के हैं, आपके हिमाचल प्रदेश के हैं, मतलब ये आला ऑप्शन आपका बी नंबर आवारा सही है। राजेंद्र विश्वनाथ आलकेर ये आपके बिहार के हैं, कहाँ के हैं, ये जो आपके हैं दोस्तों याद रखिए ये बिहार के हैं, कहाँ के हैं, आपके बिहार के हैं। और वहीं पर दोस्तों पीसी राधाकृष्णन ये झारखंड के हैं, कहाँ के हैं, आपके झारखंड के हैं, झारखंड हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों आपका लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, ये कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, मतलब एक ही जो आपका कह सकते हैं कौन सा है, नियुक्ति में संबंधित कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी वाला आपका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर जवाब देना है कि द ब्लू बुक ए राइटर जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है 46 नंबर में। तो 46 को ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा अमिताभ कुमार के द्वारा, किसके द्वारा, अमिताभ कुमार जो ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, जो आपका 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 47 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 47 नंबर जवाब देना है क्लास।
तो दोस्तों देखिए 47 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब आया है। देखिए फिजी, है ना। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखते ही कमेंट कर दिया, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस देश के राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है अब्देल फताह अल सीसी। ये भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। ये भैया किस देश के हैं? ये किस देश के हैं दोस्तों? ये मिस्र के थे दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये मिस्र के थे दोस्तों, याद रखिएगा, मुख्य अतिथि के रूप में ये आपके थे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नवाचार के मामले में देखा जाए तो भैया भारत के स्थान जो आपका है वो 40वां स्थान है। क्या है? 40वां स्थान है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? यहाँ पर बताना है कि भैया दुनिया का ये पहला क्या है? नेजल कोविड वैक्सीन है, और ये विकसित किया है वो आपकी किस कंपनी ने किया है? दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका भारत बायोटेक, है ना। यहाँ पर करंट अफेयर में सब क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले यह वैक्सीन का जो नाम था वो BBV-154 रखा गया था। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? दोस्तों याद रखिएगा, कोशिका में राइबोसोम अगर नहीं है तो इनमें कौन सा कार्य संपादित नहीं हो सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो सकता है। क्या? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर देखा जाए जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिससे जीवों के शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है? बताइएगा कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक या बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन रोगों को कहा जाता है चिरकालिक। चिर मतलब क्या? बहुत समय तक। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा गया है, तो भैया प्रकाश संश्लेषण आपका हरित लवक होता है। क्या? हरित लवक इसका आंसर हो जाएगा कि हरित पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्ती के हरित लवक, है ना, जो कि क्लोरोफिल के वर्णक की उपस्थिति में होता है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर देना है कि किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। और ऊर्जा उत्पादन के लिए दोस्तों आपका आंसर क्या बनेगा? चलिए बताइएगा, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? ऊर्जा उत्पादन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों ये होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही ऊर्जा भैया आपको मिलती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? दोस्तों फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यार ये ऊपर से नीचे की ओर होता है। क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं आपके किस में रहते हैं? यहाँ पर जवाब देना है 56 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है पत्तियों में, कोशिका रिक्तियों में, छाल में, तना में, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पत्तियों में, कोशिका रिक्तियों में, छालों में, फलों में, इन सभी में रहते हैं। मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से एक से अधिक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं ऑक्सिन होते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। याद रखिएगा, ऑक्सिन भी होता है। क्या? ऑक्सिन भी होता है। और जिब्रेलिन पादप जो होते हैं, जिब्रेलिन, ये बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो इसके दो ऑप्शन सही हुए, और दो ऑप्शन सही हुए तो आप कहेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? बताना है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर 58 नंबर में, तो दोस्तों 58 का ऑप्शन बनेगा, ये है भैया आपका अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण, इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की भीतरी सतह से होता है, और दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। मिल सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है।
चलिए भैया, आपको जवाब देना है 59 में, और 59 का जो ऑप्शन है थोड़ा सा आपको घुमा दिया गया है ना, क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया गया है। अगर आप घूमेंगे नहीं तब आपको तो आंसर आपका सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपने घूम गए तो भैया आपको घूम जाएंगे। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर। भैया क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकतम कितनी दूर दे सकते हैं। आप बताइए, जो आपकी आंखें हैं क्या 25 सेंटीमीटर ही देख पाएंगे क्या? आपकी जो आंखें हैं सिर्फ क्या 25 सेंटीमीटर अधिकतम दे सकती हैं? अगर इतना दे सकते हैं तो दुनिया बेकार है भैया। फिर आप तो 25 सेंटीमीटर देख पाएंगे, एक हाथ चलेंगे, इसके बाद फिर आगे निहारेंगे। क्यों भाई? समझिए क्वेश्चन को, समझिए पहले क्या कह रहा है। कह रहा है अधिकतम कितनी दूरी, तो अधिकतम कितनी दूरी है, यहाँ पर डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा भैया। आपकी आंखें अनंत दूरी तक दे सकती हैं, जहां तक नजर जाती है आप देखते रहते हैं। याद रखिए, इसको ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन मिलता है। एग्जामिनर आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। इस सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे, इस सीरीज को आप लगातार देखेंगे, एग्जामिनर को आप बेवकूफ बना देंगे, लेकिन एग्जामिनर आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस प्रकार से हमने क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। बताइएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं। तो भैया जनित्र होता है। क्या? जनित्र, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है। तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, वेग कहा जाता है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की जो दूरी होती है वो किसके समानुपाती होती है या व्युत्क्रांतिपाती होती है। तो याद रखिएगा, दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रांतिपाती होता है। मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब हम ये कह दें कि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ने पर उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर दो कण के बीच अगर दूरियां बढ़ाएंगे तो भैया फिर क्या होगा, कमजोरी तो आ ही जाएगी। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण है, खिंचाव है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये भैया कौन है, मनीष कोरी है ना, कोरी, मनीष कोरी भैया बहुत परेशान कर रहे हो बच्चों को। चलिए यहां पर आइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नांकित में से लवण का उदाहरण में से कौन सा है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है 63 नंबर में, और 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है Mg है ना की घाते 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। दोस्तों यहां पर देखिए, आपका जो आंसर है 64 नंबर में, तो 64 का ऑप्शन याद रखिएगा। कह रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 है, अर्थात यहाँ पर +2 आपका दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, त्याग दिया गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बची 10, यहाँ पर 10, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि द्विबंध वाले रासायनिक बंध में से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा होता है, कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा, यहाँ पर 4 होता है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब अगर हम आपसे बोलें कि भैया 2 परमाणु जो आपके हैं है ना, 2 परमाणु आपके हैं, और ये आपके देखा जाए तो बंधे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से बंधे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर कॉमन के रूप में आपके 4 बंध आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़िएगा कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव क्या होता है। मतलब पेट्रोलियम गैस का अवयव क्या होता है, पेट्रोलियम। तो दोस्तों पेट्रोलियम में क्या क्या मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। पेट्रोलियम गैस में दोस्तों ब्यूटेन होता है, प्रोपेन भी होता है। क्या होता है, ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है ना। इसका मतलब है कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है, एलपीजी में जो होता है वो आपका ब्यूटेन होता है। ठीक है ना। इसका जो आंसर बनेगा वो ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक आपका हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछे एलपीजी जो गैस होती है उसमें से रिसाव होने लगता है, तो उसके लिए क्या होता है भैया, सिलेंडर से अगर गैस निकल रही है ना, और सिलेंडर से अगर गैस निकल रही है तो भैया आपको महक लगती है, और वो क्या होता है जो मिलाया जाता है, ये होता है एथाइल मरकैप्टन। एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे रिसाव का पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो दोस्तों H2O जो आपका जल होता है, इसका प्रयोग तो हम लोग हमेशा करते हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है
एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? जो एल्डिहाइड श्रेणी के समूह होते हैं इनमें से आपका CHO होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे आते हैं, क्वेश्चन दिया है हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके हैं ये हैं क्या? क्वेश्चन कठिन मिलेंगे, क्वेश्चन आपको थोड़ा सरल मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके जमदार होंगे, बिल्कुल जमदार से, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके हैं ये हैं क्या? तो दोस्तों याद रखिएगा ये कानूनी अदालतों द्वारा अपवर्तनीय है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं इन पे भैया अगर किसी प्रकार से अगर हम आपसे बोलें कि हम आप सभी को एक एक लैपटॉप देंगे अगर आप हमारे इस चैनल से टॉपर बनेंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर हम ना दें तो आप क्या, आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर केस कर दोगे क्या भाई? कितने लोग हैं भैया केस कर देंगे? अगर हम बोलें कि जो भी बच्चा हमारे क्लास से अगर टॉपर बनता है उसको हम 10-10 लैपटॉप या सब बच्चों को लैपटॉप देंगे, और ना अगर दिया तो क्या आप केस कर देंगे? और अगर केस कर देंगे तो क्या सरकार हम पर कुछ कार्यवाही करेगी? तो आप कहेंगे सर जी नहीं करेगी, है ना, क्या नहीं करेगी? क्यों? क्योंकि मोदी जी और योगी जी हमेशा ये कहते रहते हैं हम 10-10 लैपटॉप देंगे, इनको देंगे, लेकिन दिया क्या? नहीं दिया। 10-10 हैंडपैप लगवा देंगे गांव में, क्या लगे? क्या नहीं लगे? तो क्या हमने केस कर दिया? नहीं। अगर कर भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। याद रखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा, कानूनी अदालतों द्वारा अपवर्तनीय है, उनमें कोई प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 70 नंबर का संशोधन था, यहां पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बताइएगा कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से क्या है? तो दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, मतलब एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो सकता है सामूहिक रूप से हो सकता है। यहां पर दिया गया है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? चलिए भैया, दिया गया है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो भैया सिविल अधिकारी ये होता है मंत्रिमंडल सचिव। कौन है? मंत्रिमंडल सचिव होता है, मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो भी हो जाएगा, जो कैबिनेट सचिव होता है। यहां पर दिया गया है कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो दोस्तों स्थानीय सरकार में स्वास्थ्य भी होता है, स्वच्छता भी होता है, लोकोपयोगी सेवाएं होती हैं, लेकिन जो कानून और व्यवस्था है ये स्थानीय सरकार की नहीं होता है, ये भैया केंद्र सरकार से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विधायकों और सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूपण किस अनुसूची में वर्णित है? दोस्तों जो शपथ होता है, शपथ ये तीसरी अनुसूची में है, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, तीसरी अनुसूची में दोस्तों इसका विवरण मिलेगा। और हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आर्टिकल नंबर आपका 49, और 49 में कहा गया है, जो कि भाग 4 में है ना। याद रखिए इनमें राष्ट्रीय स्मारक वस्तु और संरक्षण किया जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, पिछली बार भी पूछा गया था और संभावित है आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में दोस्तों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में प्रावधान यहां पर किया गया है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, यहाँ पर 77 का ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर सी नंबर है, ये है भैया समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? किसका है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, और कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? यहाँ पर देखिए
तृतीय क्षेत्रों में कह रहा है कपड़ा उद्योग आता है या वस्तुओं का परिवहन होता है, डेयरी होता है या चीनी। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि तृतीय क्षेत्र होता क्या है। तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, है ना, सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा, वस्तुओं का जो परिवहन होता है, वस्तुओं का परिवहन, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में आता है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर। देखिए बहुत ही लोगों को जवाब आया है, बिल्कुल सब बास वाला क्वेश्चन आपका है ना, बधाई देने योग्य आपका एक क्वेश्चन था। यहाँ पर दिया है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण के स्तर क्या है। तो दोस्तों बिहार में शहरीकरण है 16.2% हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, इनमें से शामिल क्या है। ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। याद रखिएगा जो केंद्रीय बजट आया था 2023-24 में, इसमें से विकास के लिए 7 प्राथमिकताएं यहाँ पर बनाई गई थी जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। इनमें से जो शामिल है वाकई हैं क्या। तो बिल्कुल सही है, आप लोग जवाब दे सकते हैं, तुरंत जवाब दे सकते हैं कि सर जी इसमें देखा जाए तो भैया समता को सामने लाना, हरित विकास, मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, है ना। याद रखिए एक से अधिक, क्योंकि इसमें शामिल है समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये सब शामिल हैं। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, कह रहा है आपसे बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। मतलब बिहार में सबसे पुराना जो आपका क्षेत्र है ये भैया कौन सा है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों खड़गपुर जो की पहाड़ियाँ हैं, खड़गपुर की पहाड़ियाँ आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। दोस्तों बताना है कि भारत और श्रीलंका के बीच आपका दोस्तों यहाँ पर कौन सा है। आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका है यहाँ पर रामेश्वरम। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, रामेश्वरम आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यहाँ पर दोस्तों 83 नंबर में। तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी। कौन है, गंगा नदी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रेगुड़ किसका नाम है। रेगुड़ दोस्तों काली मिट्टी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं। एक निश्चित आकृति हो और व्यवस्थित ताराएं मिल जाएं तो भैया ये क्या होते हैं, इन्हें कहा जाता है नक्षत्र। क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं आपके 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो स्थानों के बीच स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा। अगर इस क्वेश्चन को आपने लगा दिया गया तो आपको असली हीरो माना जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसका जवाब लगा दिया तो ज्योग्राफी के आप हीरो हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ाया है, हम तो हीरो हैं, लेकिन आपको भी हीरो होना है। बताइए क्या जवाब दिया जाएगा, इसका आंसर क्या बनेगा। 3 आवर्स, बहुत अच्छे दोस्तों। कैसे निकालेंगे, हमने बताया जितना डिग्री दिया गया हो, है ना, उतने में से क्या करना है, आपको 4 का गुणा कर देना है और 60 का भाग दे देना है। 4 गुणा क्यों किया गया है, क्योंकि आपकी जो पृथ्वी होती है एक अंश में 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में एक अंश घूम जाती है, 4 मिनट में एक अंश घूम जाती है, इसलिए हमने 4 का गुणा कर दिया। तो भैया यहाँ पर देखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 4 से यहाँ पर काटेंगे तो 15 चौको 60 और 15 छक्का 90, इसका मतलब 6 जिसका आया है वो बिल्कुल आपके हीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सनी देओल वाले हीरो हैं, यहाँ पर बी नंबर 6 घंटा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा है। बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या होगा कि समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो चलिए यहाँ पर देखो अलगुहास की धारा है, मोजाम्बिक धारा है, दक्षिणी हिंद महासागर भी है, लेकिन जो दिया गया है बेंगुला की धारा। क्या दिया गया है, बेंगुला की धारा। ये एक ठंडी धारा है जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूरब में और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी घाट के किनारे प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन आइएगा, कह रहा है इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। ग्रेट लेक का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है। भैया यहाँ पर देखो सुपीरियर भी है, ह्यूरॉन भी है, मिशिगन भी है, लेकिन बियर झील आपकी नहीं है। याद रखिएगा बियर झील आपकी नहीं है दोस्तों, है ना, इनमें से बियर झील आपकी शामिल नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। जैव विविधता, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 आपके बनते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
ये लास्ट के जो आपके क्वेश्चन थोड़े होते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे पिछली बार। तो दोस्तों 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन होता है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि जो होती है वो क्यों होती है? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कारण कहाँ पर है? आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कार्बन डेटिंग का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू होता है? कार्बन डेटिंग क्रेडिट, क्या है? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू होता है? तो दोस्तों ये होता है क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जों की यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कम करने के लिए कार्बन डेटेड प्रणाली लागू की गई थी। यहाँ पर दिया है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। 93 का ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 16 सितंबर। कब? 16 सितंबर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा 16 सितंबर। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये घोषित किया था। अगला है कि राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों थोड़ा सोचिएगा और समझिएगा तब आंसर देना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, याद रखिएगा इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। आप बताइएगा किस किस क्षेत्र में? तो आप कहेंगे वन्य जीवों के क्षेत्र के एक विशिष्ट कार्यों के लिए, शैक्षिक और शोध संस्थानों के लिए, मतलब शैक्षिक के लिए भी है, शोध संस्थानों के लिए भी है, वन्य जीव और अधिकारियों के लिए भी आपका दिया गया है, वन्य जीव संरक्षकों के लिए भी आपका दिया गया है ना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, मतलब देखा जाए तो इसमें से एक से ज्यादा आपके आंसर है राइट दिए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा कि भारत का राष्ट्रीय जैव उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान आपके नई दिल्ली में है, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। देखिए एक पुस्तक का नाम है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, इस पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बताइएगा ये जो पुस्तक है आपकी किसकी है? जब पंचायती राज व्यवस्था की बात कर लिया है तो आप कहेंगे सर महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी आंसर है राइट हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी की सोच थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, और भारत निर्भर तब हो जाता है जब गांव निर्भर होंगे, आत्मनिर्भर। अगला है बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या यहाँ पर दिया है, तो आप कहेंगे 243 है। उत्तर प्रदेश में पूछे तो आप जवाब कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कहला निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण में देखा जाए तो वन नीति भी आता है, इसमें से पर्यावरण अधिनियम 1986 भी आता है, इसमें से औद्योगिक नीति भी आता है, इसमें से शिक्षा नीति भी आता है। मतलब ऑप्शन दोस्तों देखा जाए 1 2 3 4 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाए, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन है? तो भैया देखिए यहाँ पर जो आपका धान का खेत है क्यों? क्योंकि वही वन जो आपका है ये तो भैया प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक, घास का मैदान भी है, लेकिन धान का खेत तो हमने बनाया है ना, धान तो हमने लगाया है, और जब धान हमने लगाया है तो भैया इसमें से एक कृत्रिम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि निम्नलिखित स्थायी मितव्ययिता या किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता जो है ये किस आंदोलन का नारा है यहाँ पर दोस्तों? तो भैया ये पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता ये चिपको आंदोलन का है, ऑप्शन सी हो जाएगा चिपको आंदोलन राइट हो जाएगा। 1970 के दशक में आपका आरंभ हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था, है ना। और यहाँ पर दोस्तों एक नारा भी दिया गया था इस आंदोलन में, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता दिया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।